आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। अब असहयोग खिलाफ आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। देखिए, जब अली बंधु और गांधी जी जब इनके आपस में मत एक हो गए, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अब हम जो है साथ में अपना आंदोलन शुरू करेंगे, क्योंकि हम दोनों का ही जो लड़ाई है, जो हम लोग का विपक्ष है वो अंग्रेजों से है। हम दोनों ही किसी न किसी विधि से अंग्रेजों से निजात पाना चाहते हैं। तो इन दोनों ने फाइनली जनवरी 1921 से इन्होंने असहयोग हिंदुओं का असहयोग आंदोलन और मुस्लिम्स का खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन में क्या हुआ कि विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हर एक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार किया, तो लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। देखिए, कहते नहीं कि हम आपसे जो बात कह रहे हैं, हम उस बात के जिम्मेदार हैं। जो मैं आपसे कह रही हूँ, मैं उसकी जिम्मेदार हूँ, ना कि उस बात की जिम्मेदार हूँ आप मेरी बात को किस तरीके से समझ रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ। गांधी जी ने स्वराज के लिए लोगों को समझाया, ठीक है ना। अब वो जिस सेंस में समझा रहे थे, लेकिन हर कोई उस सेंस को ले नहीं रहा था। हर हर इंसान अपना अपना अलग ही दिमाग लगाए पड़ा हुआ था। हर इंसान अब देखो, जिसकी जितनी समझ होती है, जो जितना शिक्षित होता है उतनी उसकी समझ होती है, और अपनी समझ के हिसाब से ही वो अपनी बातों को समझता है। इसीलिए कहते हैं शिक्षा बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो सबको ही शिक्षित होना चाहिए। खैर, शहरों में आंदोलन आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वो मिडिल क्लास से हुआ था। हजारों विद्यार्थियों ने, जब असहयोग आंदोलन हुआ तो उसमें क्या हुआ, देखिए, पहला तो विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया, ठीक। उसके बाद जो हेड मास्टर, स्कूल में हेड मास्टर और टीचर होते हैं ना, इन्होंने क्या किया, इस्तीफे दे दिए। जो वकील थे, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया। मद्रास, सिर्फ मद्रास में चुनाव, मतलब कि देखिए, मद्रास के अलावा यानी सिर्फ मद्रास में चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था। जो परिषद चुनाव होने वाला था, ठीक है ना, परिषद चुनाव होने वाला तो मद्रास में मद्रास के लोगों ने बहिष्कार नहीं किया। बाकी मद्रास को छोड़कर पूरे भारत के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था, ठीक है ना। देखिए, जैसे ब्राह्मण पार्टी अलग है, ठीक है, शूद्र पार्टी अलग है। तो ये जो मद्रास में जो पार्टी थी, ये ब्राह्मण, इनमें कोई भी ब्राह्मण नहीं था। ये गैर ब्राह्मण पार्टी जो है बनाई गई थी, जिसका नाम था जस्टिस पार्टी, ठीक है ना, द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी। उनका ये मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो एक बार सत्ता में आ गए तो वो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को, जो मतलब के अधिकार सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई, हमें भी समाज में जीने का अधिकार है, हमें भी ब्राह्मणों जैसा साथ सम्मान अधिकार सब चाहिए। तो इसके लिए हमें चुनाव लड़ना ही होगा अपने अधिकार के लिए। इसलिए मद्रास की जस्टिस पार्टी ने जो है त्याग नहीं किया, असहयोग आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। फिर आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। कैसे? विदेशी सामानों का बहिष्कार। होता क्या था कि देखिए, विदेश से जो मतलब की कपड़ा, देखिए विदेश वाले अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से सस्ता जो है सूत, ये सब रुई कॉटन ये सब लेके जाते थे, वहां पे जाके वो कपड़े बनाते थे। अब उनके पास बड़ी बड़ी मिल थी, मशीनें थी, फैक्ट्रीज थी, उनसे कपड़े बन के आते थे, सस्ते सस्ते यहाँ बिक जाते थे मार्केट में। यहाँ पे क्या खादी पहना जाता था, वो महंगा भी पड़ता था, देर से भी बनता था, मतलब प्रोडक्शन बहुत जल्दी नहीं हो रहा था, और जो हो भी रहा था बहुत महंगा था। लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो उन्हें खरीद के पहन पाए। सस्ता उनको, मतलब सस्ता भी मिलता था और ठीक ठाक मिल भी जाता था, काम चलाऊ टिकाऊ। तो जो है ये बहुत दिन तक चल नहीं पाया। खैर, कैसे भी इसको आज्ञा पढ़ेंगे। अब विदेश से जो सामान आते थे ना, उनका बहिष्कार कर दिया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग क्या होती है? ये देखिए, प्रदर्शन या विरोध एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक दें। जब कहीं पर जाने का, जैसे नहीं, बैरिकेडिंग लगा देते हैं कि भाई भी इसके आगे जाना अलाउ नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड पिकेटिंग। आप बैरिकेडिंग से इसका सेंस ले सकते हैं। बैरिकेडिंग जैसे लगाई जाती है कि आगे जाने का रास्ता बंद है, इसी तरीके से इन सब दुकानों पर क्या की पिकेटिंग लगा दी गई। विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 22 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ ही रह गई। और बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों या व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया।
ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल अब मतलब कि भारतीय कपड़े पहनने लगे। उन्होंने कहा भाई विदेश से आने वाला कोई भी सामान हम यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ हमारे देश में बनने वाला सामान या एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस होने वाला सामान, सिर्फ अपने देश के सामान का यूज करेंगे, चाहे वो महंगा हो चाहे सस्ता हो, कम यूज करेंगे लेकिन सिर्फ अपने देश का यूज करेंगे, बाहर का सामान तो यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है। अब भारतीय कपड़ा मिल हथकरघों का उत्पादन में उससे क्या हुआ कि भाई जब हमारे यहाँ के लोगों के सामान की, हमारे यहाँ के मांग की, सामान की मांग बढ़ने लगी, तो विदेश से आने वाला सामान फिर बड़े बड़े खराब हो रहा है, बेकार हो रहा है, उसका ये लोग जला वला देते थे। तो लोगों का रोजगार बढ़ गया, हमारे यहाँ के लोग रोजगार मतलब रोजगार बढ़ गया, अमीर होने लगे। कुछ समय बाद शहरों में ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा। अच्छा, शुरू शुरू में देखिए जब कोई चीज होती है बड़ी तेज पकड़ती है, लेकिन उसके बाद क्या, ये धीमी पड़ गई। क्यों पड़ गई? क्योंकि खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्राय महंगा होता था। पहली बात, जो इंडिया में, जो भारत में जो कपड़ा बन रहा था वो महंगा था, ठीक है ना, जबकि विदेशों से जो कपड़ा आ रहा था वो सस्ता था। गरीब उसे खरीद नहीं सकते थे, वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार में भी समस्या पैदा हुई। जैसे देखिए अभी तो आपने पढ़ा था ना कि वकील, स्कूल मतलब कि स्कूल के विद्यार्थी, हेडमास्टर, टीचर ने नौकरी छोड़ दी, वकीलों ने कोर्ट जाना छोड़ दिया, जो काउंसिल जो संसद में काम करते थे उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है ना, जो पुलिस और आर्मी की नौकरी करते उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन भाई कितने दिन तक बिना नौकरी के, बिना पैसे के कितने दिन तक उनका घर बार चलेगा? फिर वो भी फिर से वो वही अपने 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 कामों में वापस लौटने लगे। देखिए ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हुई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी। भाई ठीक है, अगर हम वहां पे छोड़ देंगे तो हमें कहीं ना तो कुछ रोजगार करना पड़ेगा, दो पैसा कमाने का साधन जुटाना पड़ेगा। नहीं कमाएंगे तो घर बार कैसे चलेगा? सब भूखे थोड़ी ना मरेंगे, फिर तो वही हाल हो जाएगा, या तो अंग्रेजों के हाथों मरो या खुद ही भूखे मर जाओ। अब क्या हुआ, मतलब ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके, कि अगर आप अंग्रेजों का त्याग कर रहे हैं, उनका रोजगार त्याग रहे हैं, तो हमें खुद के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, या अपने लोगों के लिए बड़े बड़े जो नेता थे, जो वेल्दी क्लास के लोग थे, अमीर वर्ग के लोग थे, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कर देंगे। वही तो वहां छोड़ो, तुम यहाँ पे आके करो, यहीं पर ही रोजगार होगा, यहीं पर ही तुम्हें दो पैसा मिलेगा। तो जब तो चलो समझ में आता है कि इंसान दो पैसा कम में काम करने को तैयार है, कम से कम वो उसका घर परिवार भूखा तो नहीं मरेगा। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। अच्छा, चीजें हो भी रही थी, ठीक है ना, जो संस्थानों की स्थापना की भी जा रही थी कि लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था हम अपने देश में ही करेंगे, क्यों दूसरे विदेशों मतलब कि अंग्रेजों के अंडर में जाके काम करें, लेकिन वो बड़ी धीमी हो रही थी। फलस्वरूप क्या हुआ कि विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे, वकील दोबारा सरकारी अदालत में दिखाई देने लगे। ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसान व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अभी देखिए, अभी तक तो आपने शहरों में पढ़ा कि शहरों में आंदोलन बड़ी तेजी से हुआ, लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन फिर से धीरे धीरे वो धीमा पड़ गया, फिर से लोग वापस जाने लगे। अब यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में आंदोलन का क्या असर पड़ा? युद्ध के बाद क्या हुआ कि देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष में इस आंदोलन में असंघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। गिरमिटिया मजदूर वो होते हैं कि जो है क्या कहते हैं, जब मतलब कि जो औपनिवेशिक शासन था, ठीक है ना, जो अंग्रेज थे वो भारत को अपना उपनिवेश बनाए हुए थे, तो औपनिवेशिक शासक हो गया। तो उस टाइम क्या होता था कि बहुत सारे लोगों को काम के लिए उन्हें दूसरे देश भेजा जाता था, फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको। हुँ। फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया और जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा गया, ठीक है ना, क्योंकि इन्हें अपने देश से ले जाके दूसरे देश में इनसे काम करवाया गया। इनसे एग्रीमेंट के बेस पे ले जाते थे कि इतने टाइम काम करो तो वापस भेज देंगे, कितनों को तो भेजते ही नहीं थे ये। और उन्हें एग्रीमेंट, देखिए अनुबंध के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा और अंग्रेजी में इन्हें इंडेंचर लेबर कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो सन्यासी बाबा रामचंद्र थे, इन्होंने किसानों का नेतृत्व किया। क्यों? क्योंकि ये गिरमिटिया मजदूर थे, इन्हें भी अपने देश से दूसरे देश में जाकर के काम करना पड़ा था कुछ समय के लिए।
उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। इन्होंने क्यों आंदोलन शुरू किया था? इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, जो जमींदार थे, जो बड़ी बड़ी जमीन के मालिक थे और इनके अंडर में किसान और जो है मजदूर लोग काम करते थे। तो और फिर उसके बाद क्या करते थे, इनसे लगान कि काम करते थे और इनसे लगान भी वसूलते थे। एक तरीके से उन्हें बंधुआ मजदूर बना के रखा हुआ था। ठीक है ना? तो भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार क्या होता है कि अपना भाई देखिए, जब आपने किसी से पैसा लिया है, उस पैसे को आप समय रहते नहीं चुका पाए, उसके ऊपर आपका जो है क्या कहते हैं, ब्याज लगता चला गया। अब पहले भी कहेंगे ब्याज दो, फिर कहेंगे मूल दो। इंसान मूल ही नहीं दे पा रहा, ब्याज कहाँ से देगा? हम्म तो उनको फ्री में काम करना पड़ता है। तो जब फ्री में काम करना पड़ता है तो उसे बोलते हैं बेगार, कि आप काम तो करो लेकिन उसके बदले आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो इसके लिए जो बाबा रामचंद्र थे, सन्यासी बाबा रामचंद्र, वो इन किसानों के लिए इस चीज के लिए काम कर रहे थे कि भाई किसानों का हक ना मारो। आप उनसे काम करवा रहे हो, उन्हें पैसा नहीं दे रहे हो। ठीक है ना? पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। पट्टेदारी क्या होती है कि भाई जैसे जिनके पास जमीन होती है, लोग पट्टेदारी पे दे देते, बटाई पे दे देते थे खेत अपना, कि लो तुम मेरा खेत लो, जो तो वो अपना, और इतना हिस्सा तुम रख लेना, इतना हिस्सा हमें दे देना। अब पट्टे के तौर पर क्या उनका पट्टा भी निश्चित नहीं होता था। वो लोग एक तो तुम्हारी जमीन जो है जोते बोए, ठीक है, उसमें फसल उत्पादन करें, और फिर उनको ये भी नहीं पता होता था कि उसमें से उन्हें कितना मिलने वाला है। तो उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था। अब मान लो किसी ने मेहनत की है, सारा सब जो है क्या कहते हैं फसल उगाई, उत्पादित की, और फिर बाद में उनको वहां से हटा दिया जाए कि नहीं हटो भैया, हम तो तुमसे किसी और से करवाएंगे। तो अगले बंदे की तो मेहनत भी गई और उसे कुछ मिला भी नहीं, ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित ना हो सके। इन लोगों को डर रहता है ना कि भाई पट्टे भी दे दिए, ज्यादा लंबे समय तक अगर इस व्यक्ति ने मेरी जमीन पे काम कर लिया तो ये अपनी जमीन, इस जमीन को हथिया लेगा। तो किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो, और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। कि जो है क्या कहते हैं, जो जमींदार हैं जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, कि भाई इनको सबको हटाओ हमारे ऊपर से। तो बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। नाई धोबी बंद क्या था? उन्होंने कहा कि भाई अब जो है ये जो जमींदार हैं, जो बड़े लोग हैं, भाई नाई बाल काटने और दाढ़ी बनाने का काम कौन, छोटे वर्ग के लोग करते हैं। कपड़ा धोने का काम कौन करता है? छोटे वर्ग के लोग करते हैं। तो ये जो सन्यासी बाबा रामचंद्र जी थे ना, इन्होंने कहा कि ऐसा है, इन लोगों का ना तो कपड़ा धो, ना तो इन लोगों के बाल काटो, ना दाढ़ी बनाओ, कुछ मत करो। ठीक है ना? इनके लिए तो काम करना ही नहीं है। तो वही नाई धोबी बंद का फैसला किया गया। और फिर फाइनली जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है ना, अगले साल कब, देखिए ये बात कब हो रही, जून 1920 की थी। देखिए जून 1920 की। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? जनवरी 1921, ठीक है ना, 30 जनवरी 1921 में शुरू हुआ था। तो उसके 6-7 महीने पहले ही ये संगठन बन चुका था। ठीक, अब 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। फिर जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो गए थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने उनके लिए अच्छा काम किया था, उनके लिए शाखाएं बनवा दी थी, ठीक है ना, कि अब आपके साथ गलत नहीं होगा। फिर जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उनसे सहयोग मांगा गया, तो सहयोग के नाम पे इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदार और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे। एक तरीके से ना ये अपनी जैसे कि पर्सनल पर्सनल गुस्सा निकाल रहे थे। बाजारों में इन किसानों ने क्या किया, बाजारों में लूटपाट कर शुरू कर दी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है, देखो अब गलत तरीका, गांधी जी ने क्या मैसेज दिया है कि आप असहयोग करिए, ठीक है ना,
लोगों मतलब कि इनकी सरकारी जो भी इनकी सरकारी सर्विसेज है उनको आप त्याग दीजिए, ठीक है? और जो है क्या कहते हैं, चुप रहिए, कुछ भी कहें आप चुप रहिए, कोई रिवर्ट ना करिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये अवध के किसानों इन्होंने तो आतंक फैलाना शुरू कर दिया, असहयोग का मतलब आतंक मचाने लगो। तो ये क्या है, ये आतंकी तो कर रहे थे। इन्होंने हमले हमले होने लगे, ठीक है ना? व्यापारी और जो बड़े-बड़े मकान थे इनके घरों पे हमले करने लगे, बाजारों को लूट लिया, अनाज व गोदामों पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना? और बहुत सारे जो मतलब कि जो स्थानीय नेता थे, जिनका देखिए शाखाएँ जो 300 शाखाएँ बनवाई थी, तो उनमें कोई ना कोई तो मेन हेड भी तो होता था। तो इन्होंने क्या किया, नेताओं ने ये लोगों को समझाने लगे कि हमें गांधी जी ने ऐलान किया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयों और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। देखिए गांधी जी ने कहा क्या और आगे बात फैलाई जा रही है क्या, ठीक है? तो आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। अभी मैंने इस अध्याय को शुरू करने से पहले ही बोला था ना कि देखिए हम जो कह रहे हैं, हम अपने शब्दों के जिम्मेदार हैं, जो हम आपसे कह रहे हैं, ना कि उसके जिम्मेदार हैं आप उस शब्दों को किस तरीके से समझ रहे हैं, हमारी बातों को किस तरीके से ले रहे हैं। तो उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुडेमा पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अब उग्र गुरिल्ला आंदोलन क्या था कि अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेज सरकार ने बड़े-बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। ठीक है ना? जैसे देखिए अंग्रेजों ने क्या किया था ना कि बड़े-बड़े जंगलों को हथिया लिया था और वहाँ पर प्लांटेशन करने लगे थे, बागान व्यवस्था मतलब कि बड़े-बड़े स्तर पर ये लोग जो है क्या करते थे, कृषि करवाते थे। ठीक है? जैसे कि चाय की खेती अलग होती थी, पटसन की खेती अलग, इस तरीके से अलग-अलग खेती करवाते थे। इसके लिए इन्होंने बड़े-बड़े जंगलों को अपने हिस्से में ले लिया था, जो अच्छे किस्म के जंगल होते थे। और इन जंगलों में तो जो है क्या कहते हैं, और जो मवेशी होते थे, पहले लोगों के पास जानवर ज़्यादा होते थे। लोग अपने जानवरों को इन जंगलों में चराने के लिए ले जाते थे, भाई अलग से कहाँ खाना खिलाएँगे। तो ना ही जलावन के लिए अब इन जो मतलब आरक्षित वन होते थे, जो अंग्रेज़ों ने अपने हक में कर लिए थे जिन जंगलों को, वहाँ पे मवेशी जा नहीं सकते हैं, ठीक है ना? लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते हैं, अपने जानवरों को चरा सकते थे, वहाँ से जलावन की लकड़ियाँ भी नहीं ले सकते थे और फल भी नहीं बीन सकते थे। इससे पहाड़ के लोग बहुत परेशान और गुस्सा थे। ठीक है भाई, किसी से आप उसका रहना खाना छीन लोगे, कितने लोग का तो जंगलों में ही निवास था, जंगल में ही रहते थे। न केवल उनकी रोजी-रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया। सरकार ने क्या किया, बोला कि सड़क निर्माण करो, ठीक है? सड़क निर्माण में लोगों को काम पे लगा दिया, लेकिन उसके बदले उन्हें पैसा नहीं दिया, मजदूरी नहीं दी, ठीक है ना? लोगों ने बगावत कर दी, भाई आप हमसे काम करवा के हमें पैसा नहीं दोगे तो हमारी मेहनत फालतू है क्या? उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम किसका नेतृत्व कर रहे थे? उन मवेशियों का जो है कर रहे थे, जो जिनको उनके जो जंगल में रहते थे उनको उनके घरों से निकाल दिया गया था। तो अल्लूरी सीताराम उनका नेतृत्व कर रहे थे। और राजू एक दिलचस्प, अल्लूरी सीताराम राजू इनका पूरा नाम है, अल्लूरी सीताराम राजू, ये एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं, वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकते हैं। राजू के व्यक्तित्व से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। किसने? अल्लूरी सीताराम राजू ने। ठीक है, उन्होंने महात्मा गांधी के तथ्यों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित हूँ और जो है क्या कहते हैं, हमें जो है खादी ही पहननी चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। और साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे वो उनसे सहमत नहीं है। गांधी जी अहिंसा चाहते थे, लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू ने कहा कि नहीं, केवल बल के प्रयोग से हम आजादी पा सकते हैं। तो गुंडेन विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए
गुरिल्ला युद्ध चलाते थे। 1924 में राजू को अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों के बीच में लोक नायक बन चुके थे। अब देखिए बागानों में स्वराज कैसे आया। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी, देखिए असम में आज भी बागान है, वहाँ पे चाय का बागान है, चाय का जो है एक बहुत भारी उत्पादक है, ठीक है ना। तो असम के जो मजदूर थे उन्होंने आजादी का मतलब कैसे निकाला कि वे उन 4 दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं, क्योंकि मजदूरों को ले जाकर के वहां पे उनको बंद कर दिया जाता था और फिर वहां पे उनसे बागान में उनसे काम करवाया जाता था। तो उन्होंने कहा आजादी मतलब हम यहाँ से कभी भी आ जा सकते हैं। जिनमें उनको बंद करके रखा गया था उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे और 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत, ठीक है ना, बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाजत उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिया और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ गया है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरीके से पिटाई हुई। यहाँ बताया गया जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो सबने अपने अपने तरीके से उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। इस स्थानीय आंदोलन की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का धोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे तो वास्तव में एक ऐसी आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा की ओर। अब इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस को का सहारा लिया था, ठीक है ना। अभी इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि गांधी जी ने मतलब कि उनको लगा कि भाई हम ये जो बार बार आंदोलन चला रहे हैं, पहले तो हमें अपने लोगों को समझाने की जरूरत है, उन्हें शिक्षित करने की जरूरत है कि हम जिस बात को जिस तरीके से कह रहे हैं आप उसी तरीके से लीजिए, उसी तरीके से आगे बढ़ाइए। क्योंकि पूरे देश में एक साथ आंदोलन चलाने का मतलब है कि पूरे देश की सोच एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए किसी भी देश में राष्ट्रवाद की भावना तभी पनपती है जब लोग यह महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई बात साझा ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। और सामूहिक अपनेपन की जो ये भावना है वो आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा होती है। तो गांधी जी भी कुछ ऐसा ही चाहते थे, लेकिन बार बार वो जो भी मैसेज दे रहे थे शायद लोग उनके मैसेज को उस तरीके से नहीं ले पा रहे थे जैसा वो देना चाह रहे थे। आगे आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारे वीडियो में बने रहिए। आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन मैं करती रहूंगी नए नए अनुभवों के साथ। So have a nice day. Goodbye and take care.